तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब मस्त स्वस्थ और जबरदस्त ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 40 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर का। जी, आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 12 मार्च 2025 को एग्जाम होने वाला है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और भाई इन 40 सवालों में आपको कितना आता था आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, उनको भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए बिना देर के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पुराने बच्चे तो कर ही चुके हैं। तो आप लोग भी जल्दी से कर दीजिए ताकि आगे एग्जाम में तहलका मचा पाए। चलिए देखते हैं हर एक प्रश्नों को उसके उत्तर के साथ। देखिए इस प्रकार से कुछ रहेगा आप लोगों का सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू टाइप। 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा, 40 नंबर का रहेगा। सावधानी पूर्वक आप लोगों को ओएमआर सीट को पत्र को भरना है। ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? 1774 में बुर्बो राजवंश के जो लुई 16वां राजा था ना, वो था आप लोगों का यहाँ पर फ्रांस की गद्दी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। फिर फ्रांस की क्रांति होती है और इसको गद्दी से उतार दिया था 1789 में। यानी फ्रांस की गद्दी पर उस वक्त कौन बैठा था? 1774 में लुई 16वां, और इसको उतारकर नेपोलियन वहां का शासक बना था। अगला देखिएगा, जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इक्वेलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस। तो इसका हो जाएगा द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया? तो फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया? तो वो था दोस्तों लिब्रे। लिब्रे 1794 तक फ्रांस की मुद्रा थी, इसके बाद इसको बदल करके फ्रैंक कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? यानी जो वंश आधारित शासक था ना भाई, राजा का बेटा राजा बन रहा है, उसका बेटा राजा, तो इसका विरोध करता था राष्ट्रवादी लोग, उदारवादी लोग, समाजवादी लोग कि नारीवादी लोग? तो उदारवादी लोग इसका विरोध करता था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि उदारवादी लोग समाज में बदलाव चाहते हैं कि लोकतंत्र का शासन हो, राजशाही शासन ना हो, इस वजह से उदारवादी इसके विरोध में थे। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इनमें से सभी जो है ना, इनमें सभी अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है रूस का, ठीक है। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे बता दो ठीक है। अगला देखिए, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? तो इसका विश्वास था कार्ल मार्क्स का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस के रूस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र खेमे में शामिल नहीं था, वो हो जाएगा आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? समाजवाद, फांसीवाद, नाथसीवाद कि साम्यवाद? तो इसको कहा जाता है नाथसीवाद। जी हाँ, नाजी पार्टी, नाथसीवाद, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसको नाथसीवाद कहा जाता है। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते थे? संथाल, कलांग, उच्च डच के सामिन? तो कलांग। जी हाँ, कलांग वाले लोग, वो लोग कुशल लकड़हारे के नाम से जाने जाते थे। वह वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना। तो जब वन अधिनियम लगा ना, तो उस पर ये सारे के सारे चीजों पर पाबंदी लग गई, गैर कानूनी हो गया। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या, देखिए अगला प्रश्न है, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? कृषक थे, जमींदार थे कि चरवाहे थे? तो ये लोग था दोस्तों कृषक, जमींदार, चरवाही की चरवाहे था, ठीक है। चरवाहे इसका सही उत्तर हो जाएगा, मजदूर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजातीय अधिनियम कब पारित किया? सही उत्तर हो जाएगा 1871 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? उत्तर में भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटता है, वो होता है दोस्तों कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 14 नंबर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? नेपाल, चीन, भूटान की म्यांमार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। ये सभी देश की सीमाएं जो है नेपाल को छूती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारा, ठीक, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, तिस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करता है? देखिए तिस्ता भी नदी है, दिहांग भी नदी है, तो ये नदियों के नाम है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत की शिवालिक। तो भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी जो महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है वो पीर पंजाल कहा जाता है। क्या रहता है? पीर पंजाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का परिस्थित है? भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक परिस्थित है? हरियाणा अंबाला, पश्चिम बंगाल हुगली, उत्तराखंड हरिद्वार की, मध्य प्रदेश अमरकंटक हो जाएगा। तो हरियाणा अंबाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है। 18 नंबर बोल रहा है, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को। जी हाँ, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? तो अपने मुहाने पर ये डेल्टाओं का निर्माण करती है। डेल्टा जो नदी के द्वारा भागर मिट्टी लाती है ना, वो होता है, तो डेल्टाओं का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है हमारा, वन किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित, अजैव, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो मानव निर्मित तो होगा नहीं, ठीक है, अजैव होगा भी नहीं, ये नवीकरणीय संसाधन है। क्यों सर? क्योंकि इसका आप लोग बार बार प्राप्त कर सकते हो। भाई कुछ लकड़ी काट दो, नया पेड़ नया पौधा लगा दो, फिर वो बन जाएगा। तो ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? वन क्षेत्र ऐसे कम हो रहा है, लोग काट तो रहे हैं बट लगा नहीं रहे हैं। तो वन क्षेत्र निम्न में से किस कारणों से कम हो रहा है? उद्योग के विकास होने के कारण, शहर की परियोजनाएं लागू होने के कारण, या फिर कृषि के लिए भी अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वजह से वनों की कमी थोड़ी सी हो रही है पहले से। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती अवदाद, मानसून की वापसी, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर को कम करना। और तीसरा है टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा मिला। यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो। इसे मैंने कहा जब भी देखना इनमें से सभी है तो 99% केसेस में वही वाला उत्तर सही हो जाता है, इनमें से सभी वाला। अगला देखिए, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? एक दलीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अनियमित चुनाव की प्रेस पर सरकारी नियंत्रण। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो कह सकते हैं भाई लोकतांत्रिक है। अगला देखिए क्या है, चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी गौरव की सरकार ने नेशनल मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? देशद्रोह का, नैतिकता का विरोध, की भ्रष्टाचार, या फिर वित्तीय मामलों के विरुद्ध। तो नेल्सन मंडेला पर जो गौरी चमड़े का लड़ाई हो रहा था, गोरे और काले का, तो देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 27 नंबर बोल रहा है 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो अश्वेत ने किया, रंगीन चमड़ी वालों ने किया, भारतीय मूल के लोगों ने किया, फिर इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का अश्वेत का, यानी काली चमड़ी वाले जो लोग थे, अश्वेत लोग था, उन्होंने इसका क्या बोलते हैं भाई ये संघर्ष किया। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? तो चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो होती है वो होती है चुनाव आयोग पर, या निर्वाचन आयोग कह सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो वही है हम लोग का राष्ट्रपति जी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 30 नंबर बोल रहा है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा होता है, उसको बोलता है संसद। संसद में जो 543 लोग चुनकर जाते हैं ना, वो उसी को कह रहा है। अगला देखिए, निम्न में से कौन और जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त रहता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या फिर स्थानीय सरकार। क्या बोल रहा है? जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा, जनप्रतिनिधि, ठीक है, जो लोग जिसको चुनकर भेजते हैं, जो जन लोगों का प्रतिनिधि होता है, जिसके पास देश का कानून बनाना, कर बढ़ाना, बजट बढ़ाने विशेष अधिकार होता है। कार्यपालिका भी न्याय होगा नहीं, न्यायपालिका भी नहीं होगा, स्थानीय सरकार भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? विधायिका लोग, जो संसद विधायक लोग होते हैं ना, वही लोग। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है, वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार की सार्वजनिक अधिकार। तो ये आप लोग का हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, ठीक है। ये राजनीतिक अधिकार है भाई, वोट देने का अधिकार क्या कहलाता है? राजनीतिक अधिकार।
नेक्स्ट, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? पालमपुर में विभिन्न जातियों के 450 परिवार निवास करते हैं, अलग अलग प्रजाति के 300 450 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक और मानवीय पूंजी, तीनों का होना। भाई उत्पादन, बिना भूमि का उत्पादन नहीं होगा। आप लोग श्रम नहीं करो, मेहनत नहीं करो, होगा नहीं होगा। भौतिक और मानव पूंजी, पैसा का भी जरूरत है तभी होगा। इनमें से सभी का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का है, शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर शिक्षित यानी लोग शिक्षित रहते हैं बट रोजगार नहीं मिलता, इसलिए वो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अगला देखिए क्या है, हरित क्रांति का संबंध निम्न से किससे है? तो हरित मतलब हरा भरा, तो हरा भरा मतलब भाई कृषि उत्पादन हो जाएगा ना, कृषि उत्पादन से संबंधित है। 38 नंबर है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? निर्धनता का प्रमुख कारण जो है ना, भूमिहीनता भी है, बेरोजगारी भी है और शिक्षा भी है। इनमें से सभी इसका सही उत्तर जो आप लोग को पहले भी हम बताएंगे वाला। 39 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो ये दोस्तों वर्ष में 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने की गारंटी उपलब्ध करवाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य किसानों का समर्थन करना, भोजन की कमी की समस्या को दूर करना, लाभ कमाने के लिए को भंडन करना या फिर बिचौलियों को प्रोत्साहन देना। तो किसानों का समर्थन करना, भोजन की कमी को समस्या को हल करना, तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाए भोजन की कमी को दूर करना, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों टॉप 40 प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए प्रश्न को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बाकी आप लोग का इंग्लिश हिंदी भी रिकॉर्ड अपलोड हो रहा है, मैथ साइंस का लाइव हो रहा है। जो सबको देखिए एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए भाई, जो पढ़ोगे वो आगे जरूर पढ़ोगे, ठीक है। और अगर एग्जाम में पढ़ना है तो बेसिक नॉलेज में पढ़ना है, सभी को शेयर कर दीजिए, पढ़िए अच्छे से। और वीडियो अपलोड होगा, चिंता मत कीजिए, देखिए उसको और एग्जाम में भाई फोड़ दीजिए। चलिए इस वीडियो में टाइम मिलेंगे दूसरा जल्दी, तो जय हिंद, वंदे मातरम।